बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, आप में से आज कितने लोग थे जो सुबह में अपनी चाबियां ढूंढ रहे थे, या फिर कितनी बार ऐसे होता है कि आप अपना मोबाइल, टीवी रिमोट या अपने ऐनक किधर रख कर भूल जाते हो, और कितनी बार ऐसे होता है कि आप किचन में जाने के बाद भूल जाते हो कि आप वहाँ गए क्यों थे, और किसी से मुलाकात करने पर आप सोचते हो कि या खुदाया इसका नाम क्या है। बहरहाल ये सारी चीज़ें बहुत ही आम है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर नुमायाँ होती है, और क्यों ना हो, भूलना तो इंसान की फितरत में है। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि इंसान को भूलने वाला बनाया गया है। लेकिन आज हम जिस बीमारी की बात करने वाले हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फॉरगेटिंग वेयर यू केप्ट योर स्पेक्टिकल्स, मोबाइल या टीवी रिमोट। ये बीमारी ऐसी है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी की किताब के सबसे कीमती वर्क को भी भूलने लगता है, फिर वो चाहे अपनी आदतें हो, अजीज़ों के चेहरे, या फिर खुद अपना वजूद। जी हाँ व्यूअर्स, अल्जाइमर्स एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें रिपोर्ट्स बताती है कि दुनिया भर में हर 3 सेकंड में एक नए इंसान को अपनी लपेट में ले रही है। इंडिया भर में अकेले 60 साल से ऊपर के हर 27वें शख्स में ये डिज़ीज़ पाई जा रही है, और हैरत की बात यह है कि अब तो ये डिज़ीज़ 40 और 50 साल की उम्र के लोगों में भी दिखाई दे रही है, और 2050 तक ये तादाद दुगनी होने की भी बातें रिपोर्ट्स में सामने आई है। तो आज के एपिसोड में हम अल्जाइमर्स पर गुफ्तगू करेंगे। आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि क्या है ये अल्जाइमर्स डिज़ीज़, क्या ये वाकई सिर्फ बुज़ुर्गों की डिज़ीज़ है, इसकी अलामतें क्या है, क्या इसे बचा जा सकता है, और सबसे अहम, अगर हमारे किसी अजीज़ को ये हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हमें स्टूडियो में साथ दे रहे हैं डॉक्टर सिराज खान, अ रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट इन मुंबई। डॉक्टर खान, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। इट्स अ प्लेजर। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर खान कि अभी बातें भूलते हैं इंसान, वो फितरती है, इंसान बातें भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, तो अल्जाइमर्स में और नॉर्मल भूलने में क्या फ़र्क है? ओके, सो अल्जाइमर्स एक बीमारी है, नॉर्मली भूल जाना अलग चीज़ है। बिल्कुल, ओके। अल्जाइमर्स एक न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ है जिसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी डेथ होना चालू हो जाती है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन, इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस तो किसी को भी हो सकता है, कुछ टाइम रहता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ब्रेन फॉग जैसे हो जाता है, वो सब नॉर्मल भूलना होता है। बट ये चीज़ जो बीमारी है, इट इज़ परसिस्टेंट। एक बार ये शुरू होती है तो ये हमेशा रोज़ आप एक अपने चाहने वालों के अंदर ये सिम्टम नोटिस कर सकते हो कि हाँ, ही इज़ फॉरगेटिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली, यस, डेली एंड डेली। सो बेसिकली इट्स अ डिजीज ऑफ स्पेक्ट्रम वेयर इट स्टार्ट ऑफ विथ एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, then you start to notice कि हाँ, he is forgetting something, or the patient, if he is very much aware, sometimes to us patient comes with their own complaint कि I am forgetting। अच्छा, ओके, और खुद को अंदाजा हो जाता है कि there is something wrong, I am quickly forgetting, like I had what for the breakfast, और या मैंने चाबी, जैसे आपने कहा एग्जाम्पल में कि मैंने चाबी कहाँ रख दी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है, तो उसको लगता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग। दोज आर इनिशियल पीरियड ऑफ अल्जाइमर। उनको फिर बाद में याद आता ही नहीं है, ये आ जाता है। नहीं, सो इनिशियली इफ दे टेक अ क्लू, दे रिमेंबर कि हाँ, ये चीज़ है, तो आई मस्ट हैव केप्ट समवेयर, और आई मस्ट हैव ईटन द ब्रेकफास्ट। तो जैसे मैंने कहा कि स्पेक्ट्रम होता है, इट्स नॉट वन डिजीज, इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ सिम्टम्स। अच्छा, जमावटी सिम्टम होते हैं जिसमें इनिशियल पीरियड में व्हेन यू सी दे स्टार्ट टू फॉरगेट, दे हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वेयर like as for an example I gave you कि they what they had for the breakfast they forget, that is short term memory. What is long term memory is something which is stored deep in your brain and it is always there for a very long time, even in Alzheimer's. अच्छा, वो याद है उनको? Yes, वो याद रहेगा। Initially the executive memory what we call in
our terms executive memory is how we are performing in the surrounding. हम Correct. कैसा काम कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में. जैसे सुबह उठने के बाद मुझे याद है कि मुझे ब्रश करना है, मुझे नहाना है, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरह से बिहेव करते हैं. ओके. सो और जैसे मैथमेटिक्स हो गया, 2 into 2 is 4, तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव मेमोरी में होती है. तो ये सबसे पहले अफेक्ट होती है अल्जाइमर्स में. ओह, सो So when मतलब you ये भी notice- भूल जाते हैं कि 2 + 2 is 4. Yes. ओह, So it starts off with that and it's a disease where it keeps on progressing. पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, फिर उनकी स्किल्स चली जाती. जैसे कि समझो कोई ड्राइवर है फॉर 20 years, they start to lose the touch of driving. Even after ड्राइविंग फॉर सो मेनी. लेकिन जैसे आपने कहा कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तब भी प्रिजर्व रहती है एंड तक. बट वंस द डिजीज स्टार्ट टू प्रोग्रेस, इवन लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे Affect हो स्पाउस जाती का है. Okay. नाम, उनको पहचानना, चेहरे पहचानना, दैट ऑल्सो बिकम्स तो डिफिकल्ट. मतलब अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद कि आप पहले जो आजकल जो हुआ है Yes, एग्जीक्यूटिव recent मेमोरी, memory में- रीसेंट मेमोरी लॉस Yes, होती है और जब yes. बढ़ते जाता है तो लॉन्ग फिर टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी भी में चली अफेक्ट जाती करता है. एंड Okay. आफ्टर लॉन्ग टर्म इट कम्स कि दैट पेशेंट बिकम्स बेड रिडन अच्छा. सो मच कि दैट दे फॉरगेट टू कीप देयर हाइजीन. अच्छा, डेली ब्रश कैसे करना है, दे फॉरगेट दैट. Forget. नहाना कैसे, these are called basic activities of daily living. Daily life. Once that is affected, it means the patient of Alzheimer's has landed up in an advanced disease. I see. मतलब and there is no returning from Yeah, that. so coming to that point, Alzheimer's is something even after years of research, so many years of research has been done, but so far there is no cure. There are treatment modalities which minimally slow down the disease. It does not completely cure the disease. तो जैसे आपने कहा कि ब्रेन्स में कोई पैथोलॉजी की वजह से चेंजेस Yes. आने लगी और न्यूरॉन्स दे स्टार्ट डाइंग. Yes. तो हमने जैसे सुना है, आम बात है कि अल्जाइमर्स में प्रोटीन जमा हो जाता है Yes, ब्रेन yes. में, अमाइलॉइड प्लाक्स Yes. और टाउ टैंगल्स. तो इसके बारे में बताइए हमें. Yes. So basically those are pathologies. अब मैं ये चीज़ को बताने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा. 1906. ओह, ओके. Alzheimer's was a person. He was working in a hospital. He was a doctor. Alois Alzheimer. अच्छा. So one of the patients in that psychiatric hospital, she died, and he performed a brain biopsy post Okay. mortem. हाँ. Then he saw something which was which was not known till that point. He saw plaques, he saw tangles in the brain which is not normally present In a in a normal human brain. brain. हाँ. So initially, prior to that, it was like people used to think कि it's a पागलपन. ये जो बीमारी है उसको एक्चुअल में बीमारी कंसीडर ही नहीं किया जाता था, बिकॉज nobody knew unless Alzheimer's found out कि there is some pathology involving. It's a actually disease and not a mental illness. Right. See, a mental illness where the patient acts पागलपन जैसा बिहेव करता है, अजीब सा बिहेव करता है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं रहता. तो एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू थिंक ये पागल हो गया. इवन इंडिया में अभी भी अगर देखा जाए तो कई लोग बिना हॉस्पिटल को अप्रोच किए, बिना डॉक्टर को अप्रोच किए, घर के सीनियर को बोलते हैं ये सटिया आ गया, सटिया. बिल्कुल, बुड्ढा बिल्कुल. सटिया गया. और ये मतलब भूलना तो ठीक है, दे थिंक कि अभी बूढ़े हो गए तो भूलना तो बनता ही, so होता they ही है. ignore the symptoms. Correct. Actually it's a symptom of brain disease. They are not doing deliberately. करेक्ट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है डॉक्टर ने कि जब हम, क्योंकि हम अपने आप को ना इग्नोर करते हैं, हमारे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन और जब बुजुर्गों ये अलामतें दिखाते हैं तो हम वी डिसमिस इट सेइंग कि ये सठिया गए, ये बूढ़े हो गए, लेकिन नहीं, ये सिम्टम है और इसको मेडिकल एक्सपर्टीज़ और देखना बहुत ज़रूरी है कि इसको हुआ क्या है. लाइक ही सेड, इट्स अ ब्रेन डिजीज़ एंड नॉट लाइक अ मेंटल इलनेस या वेयर एंड टेयर हो रहा है जिसकी वजह से वी शुड इग्नोर इट एंड ये ना मेमोरी अफेक्ट हो रही है. राइट. Yes. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि या ये किसी को भी हो सकता है या इज देयर अ वल्नरेबल पॉपुलेशन? जैसे हमने कहा कि ये सीनाइल Yes. डिजीज़ है, ये Yes. बूढ़ों में ज़्यादा नज़र आती Yes. है. It's actually not a senile disease. I would like to Oh, correct okay. it. There are two types of Alzheimer's. अच्छा. Alzheimer's जो यंग एज पे होता है और ओल्ड एज पे होता है. अच्छा. या हम अगर डिवाइड किया जाए उनको तो हम डिवाइड करते हैं स्पोरेडिक एंड फैमिलियल. ओके. स्पोरेडिक मतलब जो जिसकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं थी फिर भी उसको अल्जाइमर्स हो जाए तो उसको स्पोरेडिक बोलते हैं. और फैमिलियल मतलब जिनके फादर में मतलब था, genetic. ग्रैंड, यस, हाँ, जेनेटिक. सो okay. दोज आर फैमिलियल हु प्रेजेंट अर्ली.
उनकी so there एज is ऑफ like a risk factor कि अगर आपकी फैमिली में किसी को yes, है तो तो you you will are at हाँ there are chances okay. you will present earlier. Earlier, So they are अच्छा. not senile, they may present at 45 50 also. Okay. Otherwise sporadic cases they which is most common, familial is only 5 to 10%. Around 90% is sporadic and they usually present after 60 65 70s. ठीक. So that's why initially it got the misnomer kind of बिल्कुल. term कि it is a senile dementia. It's not जी. a senile dementia. Exactly. It's basically most commonly seen with elderly. Elderly. But ठीक. it can be लेकिन seen. अब जैसे हमने देखा है कि it is being presented in 40-50 years Yes, of people yes, as well. yes. ठीक. तो लेकिन इसमें कोई जेंडर प्रिवेलेंस है कि औरतों में ज़्यादा है मर्दों में कम Okay, है? वो? so talking about gender prevalence, there is no Okay. prevalence to any particular gender, male, अच्छा. female. It can affect anybody. Anyone. Yeah. ठीक. तो अगर मैं इसको पूछूं कि जैसे आपने कहा कि देयर इज सम पैथोलॉजी, तो इसका कॉजेटिव क्या है, ट्रिगरिंग फैक्टर Yes. क्या है? So that's what I was trying to tell कि पिछले 30-40 साल में they have done a thorough research so far, अभी भी चल रही है रिसर्च अच्छा. कि ये जो पैथोलॉजी जो अल्जाइमर्स ने 1906 में पता किया था कि टेंगल्स है, प्लाक्स है, वो क्या है. क्या है? So far we have come a long way, जिसमें हमें पता चल गया है कि एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन रहते हैं उसी का पार्ट है. अच्छा. जो एबनॉर्मली बिहेव करना चालू हो जाता है और वो एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, जमा होना चालू हो जाता है ब्रेन में. नॉर्मली नहीं होना चाहिए. जब वो जमा होता है तो नॉर्मल सेल्स को वो टॉक्सिक हो जाता है, यानी कि उसके फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट करता है और फिर न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू हो जाती है. बिल्कुल. So far they are actually studying this to find out a new treatment modalities. अच्छा. जब आपको पता रहेगा कि हाँ ये वजह से है, तभी आप उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल मतलब या वो प्रोटीन्स टारगेट को निकाला जा एक्सट्रैक्शन नहीं. मेथड या मेल्ट कर दो, it's- ऐसा कुछ नहीं है. it's a very very small molecules. ओके. आपको बेसिकली माइक्रोस्कोप में उसे देखना पड़ता है. तो अच्छा, यू ये- कांट जस्ट, okay. इट्स नॉट लाइक Visible ट्यूमर. नहीं है. हाँ, कि हाँ. जिसको आपको दिख रहा है ट्यूमर आप जाके निकाल लो. इट इज सो स्मॉल एंड इट इज थ्रू आउट द ब्रेन. तो आप कहाँ से निकालोगे? कहाँ से निकालोगे? So राइट. it is not a locus कि हाँ ये एक जगह पे है आप उसे निकालोगे. तो जैसे आपने कहा कि नर्व सेल्स उनकी डेथ होने लगती है जिस वजह से ये डिजीज प्रोग्रेस होती है. Progress. तो जैसे जब लिवर सेल्स रीजेनरेट हो Yes. सकते हैं तो ये नर्व सेल्स रीजेनरेट नहीं हो सकते? Yes. Now that's a very good question. See, लिवर सेल्स या आप यूं कहें कि बदन में कई सारे सेल्स, स्किन के सेल्स, बिल्कुल. दे रीजनरेट. एक बिल्कुल. की डेथ होती है, दूसरा उसको रिप्लेस कर देता है. बिल्कुल. बट ब्रेन में ऐसा नहीं है. जब अच्छा. आप पैदा होते हैं जितने न्यूरॉन्स आपको मिले हैं वही न्यूरॉन से आपको पूरी लाइफ निकालनी है. एंड वो उसमें कभी इंक्रीज नहीं होता. नहीं दे नेवर मल्टीप्लाई. Okay. न्यूरॉन्स आपको एक सेट ऑफ नंबर मिलता है, मिलता आपको वही चीज़ को डेवलप करना रहता है. जब आप स्किल सीखते हो, चीज़ें सीखते हो, Okay. सोशली कैसे बिहेव तो आप करना उनको है, स्ट्रेंथन कर रहे हो. स्ट्रेंथनिंग करते हो, नंबर Okay. कभी इंक्रीज नहीं होता. तो कई ठीक. बार पेशेंट के रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि न्यूरॉन्स बिल्कुल, उनको life डबल मिल हो जाए. जाए. हाँ. हाँ, तो ऐसा एक्चुअली में नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स बॉडी इसी तरीके से बनी है कि आप अपने सेल्स को रीजनरेशन में नहीं डाल सकते, न्यूरॉन्स को रीजनरेशन. ओके. तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स को रीजेनरेट नहीं कर सकते लेकिन हम अडेप्ट तो कर सकते हैं, राइट? अडेप्ट कर सकते हैं. अगर जो लिमिटेड न्यूरॉन्स है, can we make them also start doing other things and Yes, so that's what neuroplasticity is. yes. So where समझो आपके कुछ सेल्स हैं ब्रेन में जो डाई आउट हो गए, वो तो वापस नहीं आने वाले, ये तो कंफर्म है. Confirm. ठीक है. जो बचे हुए सेल्स है, जो जैसे जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने बताए, जो दवाइयाँ मैंने बताई, तो वो जो बचे हुए सेल्स है उसको बचाने की, उसकी पावर इंक्रीज करने की Increase बात कर हो रही है. सकते हैं, okay. उसको आप डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो. अगर एक एग्जांपल मैं स्ट्रोक का भी अगर आपको बताऊं कि स्ट्रोक में कई सारे न्यूरॉन्स एक साथ डाई आउट हो जाते हैं, बिल्कुल. देन यू विल आस्क कि रिकवरी कैसे होती है. तो जो बचे हुए न्यूरॉन्स है आजू बाजू, दे स्टार्ट टू टेक अप द फंक्शन. Functions. सिमिलर अप्लाइज टू अल्जाइमर्स. Okay. जो सेल्स जा चुके यू कांट रिवर्स, करेक्ट. बट जो बचे हुए बचे हैं हुए- उनको आप ट्रेन कर सकते हो. इट्स लाइक बिल्कुल. ट्रेनिंग योर ब्रेन. ट्रेनिंग योर दैट्स व्हाई आई इंसिस्टेड ऑन दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप मेंटल एक्सरसाइजेस करो ताकि Yes. ना वो नर्व्स जो Yes. न्यूरॉन्स है दे स्टार्ट बिकमिंग they become more powerful. yes and they can take on more responsibility as Yes, such. exactly. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सेल्स होते हैं जो एक इंसान को मिलते हैं? Yes, when you are born with around 100 billions of neurons. ओके. And यही न्यूरॉन्स आपको थ्रू आउट यूज करने हैं
जिसमें आप जिस तरीके की ट्रेनिंग लेते हो, जिस तरीके की आपकी परवरिश होती है, जी। वो सारी चीज़ें न्यूरॉन्स अडेप्ट करता अडेप्ट है। करते, तो इनकी कोई शेल्फ लाइफ होती है कि इतने के टाइम के बाद ये यस, वेयर एंड टेयर हो जाने वाला सो है? हमने रिसर्च में ऐसा पाया है कि न्यूरॉन्स 100 बिलियन जो मैंने कहा जी। वो तो रहते ही हैं, अनलेस यू डेवलप सम काइंड ऑफ इलनेस, बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रोक हो गया, अदरवाइज दे रिमेन They सेम। remain, आफ्टर द एज ऑफ 25-30 दे स्टार्ट टू स्लोली डाई आउट। डाई आउट, अच्छा। Yeah. तो But उनमें that वो process is rigidness आने different. लगती है, ओके। हाँ, that is normal process. Okay. But in Alzheimer it is much faster. फास्टर, ठीक। That's why लेकिन it's a 25 साल disease. के बाद भी अगर हम वो एक्सरसाइजेस करें, हाँ, वी कैन तो स्टिल आप रिटेन उसको देयर, राइट? yes, आप उसको मेंटेन कर सकते मेंटेन हो। कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि रिसर्च चल रहा है एंड देयर Yes. इज नो रियल पॉजिटिव फैक्टर दैट दे कैन हाईलाइट, Yes. तो मतलब भूलना एक सिम्टम है, और कोई सिम्टम्स है जो बता सकता है कि ये Yes. So पेशेंट symptoms usually start with forgetfulness, अच्छा। जिसमें जैसे मैंने कहा कि डेली एक्टिविटीज में आपको एक नोटिस होगा कि यार ये कुछ भूल रहा है। भूल रहा है, खास करके केयर गिवर्स को पता चलेगा। इंटेंसिटी कितना होता है, हर चीज भूलने लगता है या कोई Yes. चीज, व्हाट इज, So, हाउ डू यू डिसाइड? या सो इट्स अ स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट्स ऑफ विथ स्लो, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। बिल्कुल, ओके। मतलब आपके पास जब पेशेंट आता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस में आता है। जी। कोई तो बहुत लेट आता है जिन्होंने ऑलरेडी इग्नोर किया, एकदम एंड स्टेज पे आ गए हैं, बिल्कुल। जब पेशेंट बेड रिडन होने लगा तब आते हैं। तब कोई इनिशियल पीरियड में आता है जब उसको Okay. रीसेंट मेमोरी, जैसे मैंने कहा कि वो फॉरगेटफुलनेस चालू होता है, वो तुरंत आ जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय बिल्कुल। ब्रेन। तो इट्स अ स्पेक्ट्रम, इट इज नो। और कोई देयर इज नो टेल टेल साइन भूलने के अलावा? यस, तो भूलने के अलावा उनका फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होता है। जो Okay. नॉर्मली वो चीज़ कर सकता था, वो चीज़ में इम्पेयरमेंट होता है। अच्छा, बोलते हैं ना कभी कभार, यार ये तो काफ़ी स्मार्ट था पैसे लेन देन में, ये तो बहुत अच्छे से करता था, अब Okay. देखो इसे ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो सही। ये सारी चीज़ें चीज़। अफेक्ट होती है। Okay. एक होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जी। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। Okay. अगर आपका इंस्ट्रूमेंटल डेली एक्टिविटी इम्पेयर्ड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि यू हैव लैंडेड अप इन माइल्ड कॉग्निटिव और अगर मैं आपको पूछ के impairment. इंस्ट्रूमेंटल Yes, क्या होता I'll है? come to that. So instrumental activities of daily living, like using my mobile phone, using remote for the TV operation, using calling or WhatsApping, or you know, seeing any particular thing, बिल्कुल, taking medications. अच्छा, हाँ, so ये जो चीज़ें हैं ये पेशेंट के एक्स्ट्राज में आती है। दे आर नॉट बेसिक। नहाना, धोना, ब्रश करना उसमें नहीं आता है। बिल्कुल, ये पेरिफेरी पे है ये सारी हाँ, तो एक्टिविटीज। पहले इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट होता है, उसमें हम लोग उसको पेशेंट को क्लासिफाई करते हैं कि द पेशेंट इज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। Okay. कॉग्निटिव का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल। सो दे start off with mild cognitive impairment, and then later on once the disease progresses, maybe 6 months, 1 year, 2 years, depending अच्छा। upon how it progresses, तो एंड में फिर बेसिक ADLs पे आता है। तब Basic। पेशेंट को यू नो केयर टेकिंग ये लगता है, जैसे उसको कपड़े चेंज कराना, उसको ब्रश कराना, उसको नहलाना, ओह। ये सारी चीज़ें। सारी चीजें मतलब ये पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। यस, दे बिकम Right. टोटली डिपेंडेंट, और जैसे जैसे और प्रोग्रेस होता है कंप्लीटली बेड रिडन हो जाते हैं। इवन यू नो दे फॉरगेट एवरीवन इन द हाउस, किसी को नहीं पहचानते। मतलब एक तरीके से आप यूँ बोल सकते हो, द पेशेंट लैंड्स अप इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। उनको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कि कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या बात कर रहा है, सोशली कैसा बिहेव करना चाहिए, दे फॉरगेट। They forget everything. So I think that is a very serious thing Yes, it's a about very this disease. serious, and I would like to tell one thing. This is the illness where the caregivers are at stress, बिल्कुल बिल्कुल because patient को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बिल्कुल वो बेखबर हो वो चुके हैं, बेखबर हो उनको पता ही चुका है, नहीं उसे क्या पता हो ही रहा नहीं है कि क्या हो रहा है, बट caregivers के लिए तो नाइटमेयर। नाइटमेयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अल्जाइमर्स को हम एक फेटल डिजीज कह सकते हैं? अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, Yes. वो वाजे है, Yes. लेकिन क्या ये डिजीज पेशेंट की लाइफ स्पैन को कितना असर करता है? हाउ डज इट रिड्यूस इट? ऐसा कुछ होता है या नहीं? Yes. So Alzheimer's does not make you, you know, go to death. हाँ. It does not make. It's not a fatal disease, but as I told, once it progresses, you start to forget everything, even taking care of yourself. Then you'll end up with infections.
अच्छा, सो यू डाई बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, नॉट बिकॉज Not ऑफ because of अल्जाइमर। Alzheimer's. अगर आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए, आपको इन्फेक्शन से बचाया जाए, तो अल्जाइमर आपको नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, इट नेवर किल्स, मतलब वो लाइफ स्पैन पे इफेक्ट नहीं करता है। बट बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू लिव, Yes, तो उस वजह से yes. शायद आपको खतरा हो सकता है आपकी They जान even पर। forget कि they have to swallow their saliva, हाँ. and that is the main reason for pneumonia in those patients. Okay. And most common cause of death is pneumonia in और वो Alzheimer. चोक भी हो सकते हैं। Yes. So that's the So reason that's why why- उनकी yeah. सांसें रुक So सकती है उस as वजह such, से। Alzheimer does not cause Does not death, cause. ठीक। even in advanced stage. अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि दिस इज अ ब्रेन डिसऑर्डर एंड इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, It's not a लेकिन क्या डिप्रेशन और एंजाइटी इन्फ्लुएंस करता है अल्जाइमर्स पे? Depression, anxiety actually does not influence your Alzheimer's. मतलब these patients are not at risk No, for no, no, Alzheimer's. no, no, no. अच्छा, और any other underlying condition which can predispose a Yes, person? there are, as I told, there are so many research. They have found out कि people from low socio-economic strata are more prone for Alzheimer's. अच्छा, Less education is a very, very risk factor for your Alzheimer's, development of Alzheimer's. मतलब what's the connection? somebody किसी ने जिनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, हाँ, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, उन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, they are more prone for Alzheimer's. oh, So this is one thing they have found out. that they कि- found. But yeah. has there a connection? मतलब किस हिसाब से वो Yes. So basically, brain is a magical world. If you don't allow Exercise it to it, or, allow मतलब it अपने to उसको use exercise. करो, हाँ. अगर आप use नहीं करोगे तो slowly it becomes shrink करना. I think this is with everything ना, मसल्स को अगर आप नहीं तो Yes. मसल तो वेस्टिंग हो हाँ, गया। muscle I think wasting that's the same rule. वैसे ही Okay. ब्रेन में भी होता है। Oh. तो अगर आप देखें ज़्यादातर ओल्ड एज में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, समझो कोई काम कर रहा है, 60 साल तक वो ऑफिस जा रहा था, काम कर रहा था, उसका माइंड चल रहा था, बिल्कुल रिटायरमेंट हो गया, घर पे बैठ गया, बैठ गए, सही है। बस फिर वहाँ से शुरू होती है कहानी कि आपके जो सेल्स हैं वो काम करना धीरे धीरे कम कर देते बिल्कुल। हैं, एंड ओवर अ टाइम ऐसा आता है कि दे आर सो डिपेंडेंट ऑन फैमिली कि वो लोग खुद का एफर्ट्स ही नहीं डालते। खुद आई थिंक ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि जितना आप यूटिलाइज करोगे वो उतना- फंक्शनिंग करेगा। Yes, yes. वो मतलब चाहे वो अपने पैर हो या अपने मसल्स हो या अपने ब्रेन के Brain के सेल्स। cells, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब हमारे मजहब में भी कहा गया है कि आफ्टर 60 यू शुड टेक अप लर्निंग एक्टिविटी, Exactly, लैंग्वेज लर्न करो, एंड आई exactly. थिंक दिस इज द रीजन व्हाई, ताकि योर ब्रेन सेल्स कीप फंक्शनिंग एंड दे Exactly. रिमेन एक्टिव। Yes. So that's a very important point. Yes. Thank you for sharing that. So my next question is कि treatment options क्या है इसके? ऑल राइट, सो कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इतने साल, मैंने जैसे कहा, इतने सालों से रिसर्च चल रहा है, बट दे हैव नॉट कम अप विथ एनीथिंग विच कैन स्टॉप द डिजीज। इट्स अ अच्छा। डीजनरेटिव डिजीज, सेल्स की डेथ होती है, होने ही वाली है। सो फार वी हैव नॉट कम अप विथ एनी मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो इसको रोक सके। मतलब you can't halt the degeneration. Yes, you can't hold the degeneration, but कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ये बीमारी में जो प्रोग्रेशन को स्लो कर देती है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का है, उसको लॉन्ग टर्म में जाने को 1-2 साल लग रहा है, अच्छा। तो जब आप दवाइयाँ करते हो तो वो शायद 5 साल 6 साल और ठीक। प्रोलॉन्ग हो जाए। तो यू गिव क्वालिटी टाइम टू द पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग द मेडिकेशन। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इनिशियल पीरियड में, खास करके जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जब आप इनिशियल पीरियड में पिकअप करते हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जस्ट डोंट इग्नोर इट। Ignore it. मे बी Very true. यू कैन कम टू द डॉक्टर, वो आपको अच्छी एडवाइस, दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे आपका प्रोग्रेशन तो स्लो हो जाएगा। ठीक, मतलब Otherwise- आप डिले तो कर सकते हो, आपकी Yes, क्वालिटी आप ऑफ delay कर लाइफ सकते को हो। आप है ना Yes, थोड़ा मेंटेन कर yes, सकते हो। yes, yes. क्योंकि मतलब इसका प्रोग्नोसिस क्या है? हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक फॉर अ पर्सन टू गो Yes. फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर? Yes, so from mild to severe it takes around 5 to 10 years अच्छा, without treatment. विदाउट Yeah, ट्रीटमेंट। but with treatment it can even go up to 20 years. अच्छा, तो मतलब So you can buy that time. 10 years is a whole lot of a time एंड where एटलीस्ट आप अपनी जितनी भी जिंदगी बिता रहे हो, एटलीस्ट वो क्वालिटी ऑफ लाइफ Exactly, मेंटेन हो exactly, रही है। exactly. तो ये सिर्फ मेडिसिन है और देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स? कमिंग टू दैट, सो दवाइयाँ तो हैं, साथ ही साथ हम लोग एडवाइस करते हैं, खास करके जब इनिशियल पीरियड रहता है, जैसे मैंने कहा, जितना हो सके मेंटल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जितना हो सके दिमाग को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर समझो कोई रिटायर्ड है, ही इज़ नॉट डूइंग एनी बिजनेस, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, एटलीस्ट उसको मैं एडवाइस करता हूँ कि एक पजल गेम खेलो अच्छा, एटलीस्ट,
so that you know when he starts to do puzzling, the brain starts to automatically start working. तो वो कनेक्शंस बिल्ड होते हैं जैसे कहते हैं. So basically न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है, उसमें केमिकल रिलीज होता है. जब आप यूज करना चालू करोगे तो वो केमिकल आपो आप फंक्शनिंग में आएंगे. तो मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि यू नो माइंड इन्वॉल्विंग गेम्स खेल लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो अगर आपके पास कुछ काम नहीं है. एंड अगर आपका काम ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो रहे हो तो आप कंटिन्यू करो काम. अच्छा, Don't get retired. जब आप रिटायर होके घर बैठ जाते हो तो आपको बीमारी पकड़ लेती. सिर्फ अल्जाइमर्स नहीं, बाकी भी. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सेडेंटरी लाइफ इज अ वेरी बैड पर से रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर्स. तो जैसे आपने कहा कि मेडिसिन्स भी है और देयर आर साइकोथेरेपीज एंड यू नो दीज मेंटल एक्सरसाइजेस व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर अ पर्सन टू यू नो डू सो दैट यू नो मेंटल एक्टिविटी बढ़ी रहे. लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स की आप बात करें, जो मेडिसिन्स है स्पेशली, उसकी क्या साइड इफेक्ट्स है? क्योंकि आपने जैसे कहा यू हैव टू कीप ईटिंग देम, राइट? सो इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है? ओके, सो साइड इफेक्ट्स आर नॉट मच, आई वुड से दे आर मिनिमल ओनली. ओके, जो साइड इफेक्ट्स के अलावा मैं चाहता हूँ कि इफ़ेक्ट के बारे में ज़्यादा बात हो, बिकॉज ये जो होता है, ये जो बीमारी होती है, इट इज़ अ वेरी बैड डिजीज़. सो वी वांट एन इफेक्ट. थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट चलता है, उससे कुछ ज़्यादा ये नहीं होता. ऐसा नहीं है कि ये आपको एलर्जिक रिएक्शन दे देगा. अच्छा. या आपको कोई तरीके का इन्फेक्शन दे देगा. तो आई डोंट फील कि तो साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, लाइक नोशिया, वोमिटिंग? नोशिया, वोमिटिंग तो रहता ही है, साथ ही साथ कभी कभार यू नो इरिटेबल बिहेवियर हो जाता है. अच्छा. दैट इज़ वन मेजर साइड इफ़ेक्ट. नींद कम हो जाती है, इंसोम्निया होने लगता है. तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है जो मिलते हैं हमें दवाइयों के साथ. आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ना केयर गिवर्स को भी समझ में आए कि इफ द पेशेंट इज बिकमिंग इरिटेबल, ये दवाइयों का असर है एंड नॉट दैट द पेशेंट इज वांटिंग टू बी इरिटेबल. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. सो ये जो बीमारी होती है अल्जाइमर्स की, इसमें जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि केयर गिवर को साथ में बिठा के उसको समझाना है. अनलेस ही अंडरस्टैंड्स कि क्या बीमारी है, उसके लिए तो ये नाइटमेयर है. We will come to that question later on as to what tips you know a caretaker needs to be given. लेकिन before that अब नई treatments भी आ रही है, right? In the market there are donanemab and other types of treatments. तो इसके बारे में हमें बताइए. Yes. So basically जब उन्होंने रिसर्च किया, एबनॉर्मल प्रोटीन मिला, accumulation मिला, तो उन्होंने कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो यू नो जेनेटिकली बनाई जाती है. अच्छा. ताकि वो मॉलिक्यूल को टारगेट कर सके और उसको रिड्यूस कर सके. जैसे आपने कहा था कि क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं, नॉट बाय सर्जरी ऑफ कोर्स, बट ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो अभी जस्ट यू नो मार्केट में आना चालू हुए हैं. बट जो भी रिसर्च हुई है उसमें अभी भी, जैसे मैंने कहा, क्योर वाला ट्रीटमेंट नहीं. इट इज़ टू स्लो डाउन द प्रोग्रेशन. तो जो आपने दवाइयाँ कही वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है. वो बेसिकली लैब्स में बनाई जाती है ताकि वो जो एंटीबॉडी बनती है वो जाके वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन है दिमाग में उसको टारगेट करे. हाँ, उसको रिड्यूस कर सके. अच्छा, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें दे वर एक्चुअली सीइंग कि जो प्लाक फॉर्मेशन था वो कम हो गया था. सो इज दैट कम हो गया था बट गया नहीं था. So it's like that only. जब आप कम करते हो तो आप स्लो कर देते हो प्रोग्रेशन. So that's almost on the same lines of the current treatments जो है. Yes, but slightly better. Because of the you know patient response ज़्यादा अच्छा है. Now if you see आज के ज़माने में दवाइयाँ जो बन रही है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बन रही है. बिल्कुल. पहले जो बनती थी वो केमिकल लेवल पे बनती थी. आपके ब्रेन के केमिकल को इंक्रीज किया जाता. अब जो बन रही है, अब वो थरो स्टडी के बाद कि हाँ ये एबनॉर्मल प्रोटीन है तो हम उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाएंगे. वो चीज़ें जो मैंने कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो बनाई जा रही है. तो ये ट्रीटमेंट्स तो रिसर्च वेस्ट में हो रही, क्या ये ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ पर भी मौजूद है? इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है. सो फार वी हैव नॉट यूज ऑल्सो. कुछ जगह हायर सेंटर्स में यूज होती है, बट एज आई टोल्ड कि दे हैव नॉट क्योर्ड एनी अल्जाइमर पेशेंट सो फार. सो इट इज़ ओनली टू यू नो स्लो डाउन द प्रोग्रेशन. तो जैसे आपने कहा कि इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन मार्केट में ऐसी ब्लड टेस्ट भी है जहाँ पे ना यू कैन डायग्नोज बिफोर हैंड के ना दिस पर्सन इज प्रीडिस्पोज टू अल्जाइमर्स. तो क्या ये सच है और क्या ये हमारे मुल्क में मौजूद है? जी, देयर आर सर्टेन टेस्ट जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको अल्जाइमर होगा कि नहीं होगा. खास करके ये टेस्ट जो है जेनेटिक टेस्ट होते हैं, और जैसे मैंने कहा था कि 5 to 10% अल्जाइमर्स फैमिलियल होते हैं. तो उनके केस में
समझो किसी को हुआ है, उनके फादर को, सन आके मुझसे पूछता है कि मुझे होगा कि नहीं, तो वो केस में मैं डेफिनेटली वो टेस्ट करवाऊंगा, जेनेटिक टेस्ट करवाऊंगा, और मुझे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है आगे चल के अल्जाइमर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब देयर आर सर्टेन टेस्ट। और कोई टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रिस्क अफराद को, ये जो बीमारी है इसको आप डायग्नोस करते हो मोर और लेस क्लिनिकल डायग्नोसिस। जब आप बैठते हो पेशेंट के साथ, उससे बात करते हो, केयर गिवर से बात करते हो कि क्या क्या हो रहा है, तो आप एक डायग्नोसिस बना सकते हो बिना कोई टेस्ट के भी। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टेस्ट व्हिच वी डू, फंक्शनल एमआरआई, हम ब्लड टेस्ट नॉर्मल रूटीन टेस्ट तो करवाते हैं, ऐसे कोई टेस्ट नहीं। डायबिटीज का जैसे आप करते हो ब्लड टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाता है, वैसा नहीं, वैसे नहीं है। यस, सो देयर आर ओनली स्पेसिफिक टेस्ट व्हिच यू ऑल रिकमेंड इन स्पेसिफिक केसेस। यस। अच्छा, तो चलो अभी हम मिथ्स पर चलते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं या खाते हैं तो उससे अल्जाइमर्स होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एब्सोल्युटली दिस इज यू नो फॉल्स, बिकॉज देयर इज नो सच डेटा व्हिच विल सपोर्ट दिस मिथ एज यू टोल्ड कि कोई एल्यूमिनियम के बर्तन में खाए या पिए तो उसको अल्जाइमर्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना पकाए, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नो एल्यूमिनियम लीच होता है ना खाने में। So aluminum toxicity can happen, but it does not lead to Alzheimer's. Does not lead to Alzheimer's. Okay. और ऐसी कोई other myths है जो बहुत ही prevalent है and you would like to share with us? So I would say कि myths से ज़्यादा misconception है। Population में इसको लेके misconception है कि ये जो बीमारी है, जैसे मैंने फर्स्ट उसमें ही कहा था कि पेशेंट सठियाया नहीं है, पेशेंट को एक्चुअली में बीमारी है। अनलेस आप उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ इसको कुछ गलत है, आप लेके जाओ, उसकी ट्रीटमेंट करवाओ, तो वो तो प्रोग्रेस होने ही वाली है। बिल्कुल। सो इट इज मिसकंसेप्शन, मिथ्स नहीं है, मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग हाउ द डिजीज इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी प्रिवेंशन पर अगर हम आते हैं, तो डाइट, जैसे आपने कहा मेंटल एक्सरसाइजेस, तो क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प? यस। So these are the factors where if you are a very good regular exerciser, where you are fit, ठीक, and you eat healthy food, you don't take junks, you don't take calories, बहुत ज़्यादा कैलोरीज, सीडेंटरी लाइफ, ये सारी चीज़ें आती हैं रिस्क फैक्टर्स में जो आपको अल्जाइमर्स की तरफ धकेलती है। सो रिगार्डलेस ऑफ these risk factors that you've told, वो तो सारे डिजीजेस का यही बेसिक होता है। बिल्कुल, अल्जाइमर्स में भी सेम ही होता है, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट योर मेंटल एक्टिविटी शुड बी हायर टू प्रिवेंट योरसेल्फ गेटिंग इनटू अ मेमोरी लॉस इशू। सो नाउ यू कैन से दैट डिजीज वाला। सो अगर आप नोटिस करें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में द अल्जाइमर्स इज कॉमन बट नॉट एज कॉमन एज इन इंडिया। अच्छा। एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में काफ़ी लोग तो आते ही नहीं है, वो रिपोर्ट ही नहीं होता है कि किसी को अल्जाइमर्स है इनके घर में। लेकिन जैसे आपने कहा अवेयरनेस भी तो कम है ना? अवेयरनेस बहुत कम है, दे डोंट नो कि व्हाट इट इज़। सो आई फील कि ये जो चैनल आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू अवेयर population, they don't know कि what it is. Education के लिए हमारा ये it's a very good topic to make awareness in the normal population. ठीक. So as I was talking about, in Western countries, especially if you see Japan, they have a very aging population, where people are working till 85 also, 90 also, and that too with a very good mental activity. The reason being they are always involved. Their activity is always involved. They are fit but physically, they are fit mentally, they are taking very healthy foods, and they avoid all those things, fast food, मतलब लोग डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, जो हमारे मजहब में भी कहा गया है, उलमा भी कहते हैं ना कि बराबर से सो, जल्दी उठ जाओ और हेल्दी खाना खाओ। सोने की बात से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव अ वेरी बैड स्लीप पैटर्न, रात की स्लीप आपकी नहीं है बराबर, तो यू आर मोर प्रोन फॉर अल्जाइमर। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ये भी एक रिस्क फैक्टर। यू शुड टेक अ प्रॉपर नाइट स्लीप, नॉट डे स्लीप। हमारे इधर अब ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अगर मैं किसी को पूछता हूँ पेशेंट को कि आप कितने घंटे सोते हो, तो वो बोलता बराबर 8 घंटे। अच्छा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आप सोने कब जाते हो? बिल्कुल। तो वो कहता है मैं 4 बजे सोने जाता हूँ, 12 बजे उठता हूँ। मतलब ये टोटली सर्कैडियन रिदम के अगेंस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको बीमारी होने ही वाली। सो एंड आई थिंक ये रात को जागना और दिन को सोना इज नॉर्मली मोर रैम्पेंट इन द यूथ एंड द यंग। तो क्या ये उनको भी ये अल्जाइमर की तरफ आगे चल के कई सारी बीमारियों
अपार्ट फ्रॉम अल्जाइमर्स कई सारी बीमारियों को प्रमोट करता है, ठीक। जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये सारी चीज़ें प्रमोट करता हो सकते हैं। तो चलो फ़र्ज़ करें किसी को अल्जाइमर्स हो गया है, तो आप क्या टिप्स देंगे ना, स्पेशली जैसे आपने कहा कि इट Yes. इज़ अ नाइटमेयर फॉर द केयर गिवर्स, Yes. तो आप क्या टिप्स देंगे यू नो सो दैट द केयर गिवर इज एबल टू Yes. प्रोवाइड हेल्प एंड असिस्टेंस Yes. एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो, उनको क्या करना चाहिए ताकि ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर ना सो हो? केयर गिवर और पेशेंट दोनों को मैं साथ में बिठाता हूँ केबिन में, ताकि दोनों समझ पाए कि करना क्या है घर पे। सो बेसिकली आपको ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं दे देता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेंटल एक्टिविटी वाले गेम्स खेलना है, ताकि यू नो देयर इज और कितना कंटिन्यूअस। खेलना है, मतलब दिन में कितना खेलना है? Yes. So in a day, if you pick up, I would say 1 to 2 hours is more than enough. Okay. ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा दिन गेम ही हाँ. खेलना है या एक्टिविटी में ही है। You should get socialization, बाहर जाना है, वॉक करना है, ठीक। ठीक है। और केयर गिवर को ये चीज़ समझनी है कि अगर हमारा पेशेंट कुछ भूल रहा है तो उसके ऊपर यू नो चिढ़ना नहीं है। बिल्कुल, Because ये पेशेंस हाँ, इज की। पेशेंस रखना ही है ये बहुत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वो बहुत यू नो तकलीफ पेशेंट होने पे ही वाली बर्डन है, हो जाता yes, है, yes. केयर गिवर पे बर्डन हो जाता है कि अब हम क्या करें। ठीक, तो क्या हमारे मुल्क में मौजूद है ऐसे कोई सेंटर्स है या एनी Yes, there are societies for Alzheimer's अच्छा। where you know if you go on Google and search, Uh-huh. there are societies जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, उनकी मीटिंग्स होती है Okay. once in a month or so, where you can go and you know share your experience, especially with caregivers. Caregiver को तो जाना ही है, उनको समझना है, क्योंकि पेशेंट जैसे मैंने कहा कि माइट नॉट बी अवेयर कि मुझे क्या हो रहा है, बिल्कुल, बट केयर गिवर के ऊपर बर्डन बनता है। Burden इनफैक्ट बनता आई डिड अ थीसिस ऑन दिस टॉपिक अच्छा। where we studied neuropalliation. Palliation is where you know you can't cure but you give comfort to the कंफर्ट, patient. करेक्ट। So neuropalliation deals with the caregiver burden, अच्छा, where we check कि हाँ इतना नहीं हो जाए कि वो मेंटल स्ट्रेस में आ Mental- जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो भी एक बात है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करें Distribute करें, तो ये yes, इट yes. आल्सो हेल्प्स कि तो ना कोई कि एक केयर गिवर इंसान के बर्नआउट ना ऊपर, हो जाए। yes, yes, बिल्कुल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स और हम श्योर के ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को मिली है, दे विल हेल्प, दे विल अंडरस्टैंड द डिजीज फर्स्ट, और पहले तो डॉक्टर के पास जाना है, वो सबसे पहली सीख है। एंड व्हेन खुदा न खास्ता किसी को अल्जाइमर्स हो गया है, सो व्हाट इज़ द यू नो रिहैबिलिटेशन या उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Yes. राइट? सो थैंक यू सो मच डॉक्टर खान, Thank you so थैंक यू much. फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू गिवन अस। तो व्यूअर्स, हम हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आज हमने देखा कि अल्जाइमर्स सिर्फ एक भूलने की बीमारी नहीं है, ये एक सीरियस ब्रेन कॉम्प्लिकेशन है, ब्रेन डिजीज़ है, जिसमें बहुत सारे डिजीज़ मतलब एक स्पेक्ट्रम है जैसे डॉक्टर ने कहा था, एंड इट इज़ कैन बी क्वाइट सिवियर। एंड पेशेंट को तो तकलीफ है ही, वो केयर गिवर को भी कितनी तकलीफ हो सकती है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि रिसर्च है, रिसर्च चल रहा है, देयर आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, और उम्मीद है कि नई रिसर्च में नई ट्रीटमेंट्स दस्तयाब होगी। लेकिन तब तक याद रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और मेंटली आपको कितना आपके आप को मेंटल जॉगिंग जैसे कहते हैं वो भी करना चाहिए, ताकि यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। तो उम्मीद है आपके लिए ये एपिसोड फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप चाहते हो कि हम कोई स्पेसिफिक डिजीज़ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें, या आप अपनी कोई राय पेश करना चाहते हो, तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।